तो आज हमारे लेक्चर में हमको इनपुट आउटपुट पढ़ना है। सी में हम कैसे इनपुट आउटपुट करते हैं। तो ये एक इटरनल कॉन्सेप्ट है कि हर सिस्टम को काम करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट लगता है। बिना इनपुट के कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता, और सिमिलरली बिना आउटपुट के सिस्टम के एग्जिस्टेंस का ही कोई मतलब नहीं है। तो आउटपुट भी कंपलसरी एट्रीब्यूट होता है किसी भी एक सिस्टम के लिए। तो इनपुट और आउटपुट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सी में या किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो विशेष बात हमारे साथ यहाँ ये होती है कि हमको पूरा सिस्टम पहले से एज ए ह्यूमन पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ प्रोसेस होगी, क्या चीज़ इनपुट देना पड़ेगा और हमको क्या आउटपुट मिलेगा। फिर भी हम प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं ताकि हमको जो भी रिपीटिटिव टास्क हैं, जो रोज रोज होनी है, बार बार होनी है, एक दिन में कई बार होनी है, उनको हम आसानी से कंप्यूटर की मदद से रिपीट करा सकें। क्योंकि कंप्यूटर विथ हाई एक्यूरेसी एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस परफॉर्म्स or generates the required output for the given input and given processing instructions. So in general जब हम कोई एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हर लैंग्वेज में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि हमें क्या इनपुट लगेगा, हम कैसे उसको प्रोसेस करेंगे और हमें क्या आउटपुट मिलेगा। हम जब पूरा कोड लिख लेंगे, प्रोग्राम हमारा तैयार हो जाएगा, तो हम उसको टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करने पर वो सही सही काम करता रहेगा जैसा एक्सपेक्टेड है, तो फिर हम उसको दूसरे लोगों से टेस्ट कराएंगे। दूसरे लोग भी यदि हमारे प्रोग्राम को ग्रीन फ्लैग देते हैं कि हाँ ये सब सही काम कर रहा है, तब हम उसको अपने कस्टमर को देते हैं। तो मतलब कुल मिला के जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमको इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के बारे में पहले से पता होता है। और इसीलिए जब हम एक लैंग्वेज सीखते हैं तो हमको इनपुट आउटपुट करने के लिए जो सिंटेक्सेस हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका लॉजिक है, वो क्लियर होना चाहिए और हम कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आना चाहिए। तो अब हम पहले सी में कर रहे हैं। हमेशा मैं पहले आउटपुट के बारे में बताता हूँ कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो डेटा को आउटपुट कैसे करेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये एक डायग्राम हमने डिस्कस किया होता है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि सारा डाटा प्रोसेसिंग इनपुट और आउटपुट हमेशा कंप्यूटर की रैम से होता है। और इनपुट करने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं, कीबोर्ड है, नेटवर्क है और हार्ड डिस्क है। कीबोर्ड से यूज़र टाइप करके कुछ डाटा इनपुट दे सकता है। नेटवर्क से हमारे पास ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सब इनपुट में आता है। मेल से आएगा, चाहे चैट से आएगा, चाहे कोई मैसेंजर से आएगा। और वैसे ही हार्ड डिस्क से जब हम कोई फाइल ओपन करेंगे तो इनपुट आएगा। वो इनपुट एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर की रैम में आता है। रैम में उस डेटा को जो इनपुट में आया है रखने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, हमारे पास एरेज होंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर और यूनियन के वेरिएबल्स होंगे, या हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे। हमारे पास इनके अलावा भी यदि लार्ज डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर की रैम में डेटा रखने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के कंटेनर्स होंगे जिनको इन जनरल हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे। फिर उनमें डेटा प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग करने का काम माइक्रो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। उससे हमें आउटपुट मिलेगा और जो आउटपुट आएगा उसके लिए भी हमारे पास तीन रास्ते हैं। We can send the outputs to the monitor that is on the screen of the computer, which is a most common phenomena. सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी होता है कि
स्क्रीन पे यूजर को आउटपुट दिखे। एंड दूसरा तरीका है नेटवर्क पे, वी कैन सेंड आवर टेक्स्ट, आवर आउटपुट्स, आवर वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस ओवर द नेटवर्क टू समवन एल्स। And similarly, we can always store the data from random access memory to hard disk, with the difference that RAM में जो डेटा है वो टेम्परेरी है, तब तक है जब तक कंप्यूटर ऑन है या जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, और हार्ड डिस्क में जो डेटा हम भेज देंगे वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। हार्ड डिस्क में फाइल्स के फॉर्म में वो डेटा होगा, मतलब फाइल्स भी एक तरह के वेरिएबल्स होंगे, बट दे विल बी इन हार्ड डिस्क। आगे हमारा टॉपिक रहेगा जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, तो उसमें हम हार्ड डिस्क में कैसे डेटा स्टोर करते हैं ये सीखेंगे। अभी हमको प्राइमरीली ये सीखना है कि हम कीबोर्ड से कैसे डेटा लेंगे और मॉनिटर पे कैसे डेटा भेजेंगे। तीनों टाइप के इनपुट और आउटपुट जो हैं ये इनका अपना महत्व है। सी में नॉर्मली हम लोग कीबोर्ड से इनपुट और मॉनिटर पे आउटपुट, और हार्ड डिस्क से इनपुट और हार्ड डिस्क पे आउटपुट, इस तरह से हम सीखते हैं। पर जैसे चित्र से समझ में आ रहा है डायग्राम से कि किसी भी तरह के इनपुट को हम किसी भी तरह के आउटपुट पे भेज सकते हैं। आई मीन टू से कि नेटवर्क से जो इनपुट आ रहा है उसको हम नेटवर्क पे भेज सकते हैं, या हम उसको मॉनिटर पे भेज सकते हैं, या हम उसको हार्ड डिस्क में सेव करा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा लॉ या रूल नहीं है कि कीबोर्ड से आएगा तो मॉनिटर पर ही जाएगा, पर एक ये सामान्य प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो इस तरह के इनपुट और आउटपुट को हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहते हैं। कीबोर्ड से डेटा आया और मॉनिटर पे गया, तो आया मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, क्योंकि हर कंप्यूटर में स्टैंडर्ड डिवाइस होती है कीबोर्ड, और वैसे ही स्टैंडर्ड डिवाइस है मॉनिटर जिस पे आउटपुट जाएगा। नेटवर्क से इनपुट आएगा तो नेटवर्क आयो हो जाएगा, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, और हार्ड डिस्क से आएगा, हार्ड डिस्क पे जाएगा तो फाइल आयो या हार्ड डिस्क आयो होगा। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट जो है वो किसी भी एक लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और इन तीनों तरीके से हर कंप्यूटर लैंग्वेज में हमको फैसिलिटीज होती हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आउटपुट। आउटपुट करने के लिए सी में हमारे पास ये फंक्शंस पहले से बने बनाए हमको मिलते हैं, जो कि stdio.h नाम की हेडर फाइल से मिलते हैं। तो हम लोग सबसे टॉप पे अपने प्रोग्राम में हमेशा लिखते हैं #include stdio.h, इसी तरह से एंगुलर ब्रैकेट में। इसको लिखने के बाद हमको ये सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम आउटपुट करते हैं, मॉनिटर पे आउटपुट कर रहे हैं, या हम नेटवर्क पे करेंगे, या हम हार्ड डिस्क में करेंगे, तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं इनको डेटा को डिस्प्ले कराना है या स्टोर करना है, या एक मशीन से निकाल के दूसरे मशीन पे भेजना है। तो जब ये डेटा कम्युनिकेट होता है एक डिवाइस से, मतलब रैम से निकल के किसी भी दूसरे आउटपुट पे जा रहा है, तो जो आउटपुट वाला डिवाइस है वो हो सकता है कि उसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हो, या हो सकता है कि उसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ना हो। तो जनरली यदि हम जैसे मॉनिटर की बात करें या हम नेटवर्क की बात करें तो उनमें हम हार्ड डिस्क की बात करें तो उनमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती, तो उसमें सिर्फ डेटा हार्ड डिस्क में तो स्टोर हो जाता है और मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो जो डिस्प्ले होता है वो हमारे लिए एक एंड यूजर को चीजें दिखाने के लिए होता है। तो यूजर जो है, हमारा जो खुद का पर्सपेक्टिव होता है वो इतना आसान है कि हम ये पूरी वैल्यूज जो है इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, दिस इज 25, राइट। 10.12 is a value which is 10.12. This A is a character, whereas this space is a string or a word, and this 08/07/2020 is a date. We have true, we have false.
For us, these are different values of different types. For example, this is an integer value, this is a float value, this is a character value, this is a word, that is a string, and this is a date value with these two as the boolean values. तो हम इनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं. ये डिस्टिंक्शन जो है ये हर एंड यूजर कर सकता है, whether he knows the computer or whether he never knows anything about the computer. कोई भी एक लेमैन जो है वो आसानी से तुमको बता सकता है कि पहली वाली वैल्यू एक 25 है जो एक होल नंबर है, 10.12 दूसरी वैल्यू है जो रियल नंबर है. तो ये जो हमारे ह्यूमन नॉलेज है उससे हमको पता होता है. लेकिन अब मशीन्स जो हैं वो तो इस तरह से काम नहीं करेंगी, क्योंकि मशीन इंटेलिजेंट नहीं होती, मशीन के पास एनालिटिक्स नहीं होते, एनालिटिकल स्किल्स नहीं होती, एक्सप्रेशन स्किल्स नहीं होती. मशीन ओनली वर्क्स ऑन जीरोस एंड वंस. So hence these values are always treated within the computers as the set of characters or characters. It means a layman can think, or even a programmer or an intelligent guy can understand this as a 25 value, but for the computer it is two characters, 2 and 5. First character is 2 and second is 5, whereas this is consisting of 5 characters, 1, 0.12. This is consisting of 1 character A, this is consisting of 4 character P, A, C, E, and this is consisting of 10 characters 0, 8, then slash 0, 7, then slash, then 2, 0, 2, 0. And similarly for true it is 4 characters, false it is 5 characters. So these characters are actually communicated or transferred from random access memory to the output devices like monitor or hard disk or even networks. And there they are shown in conjunction, they are shown in continuation, so that an end user who is viewing the things can easily interpret that they are 25, they are 10.12, they are A, that is space, that is a date, that is true or false. तो वो आसानी से इसको कंटिन्यूस होने की वजह से पढ़ पा रहा है. लेकिन हम एज अ प्रोग्रामर अब अच्छी तरह से समझते हैं कि ये इंटरनली तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं या एक सिंगल कैरेक्टर है. तो हमेशा आउटपुट विल बी डन एज सेट ऑफ कैरेक्टर्स, एंड हेंस we have the functions for printing either characters or either strings. Strings means set of characters. We do not have functions for printing integers or floats or any other type of values. But if we have some integer and floats available in our random access memory, which is already converted from set of characters into some integers or floats, then we should have some mechanism to convert these integers and floats into set of characters before sending them on the output. This looks to be a little tricky and involved, but it is not actually. We have to understand कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, उसको हमारे जैसा इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है, और इसीलिए उसका जो आउटपुट है उसको भी हम यदि इतनी सारी चीज़ें प्रोसेस करने का तरीका सिखाएं तो उसमें बहुत सारा इंटरनल सर्किट बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेमोरी एंड अदर थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड, प्रोसेसिंग पावर विल बी रिक्वायर्ड. तो वो सब नहीं करना है हमको, क्योंकि हमको तो दिखाना बस है, और देखने मात्र से जो हमारा एंड यूज़र है वो आसानी से बता पा रहा है कि ये 25 है. तो यदि हम 2 और 5 दो कैरेक्टर एडजेसेंट लिख लें तो उसको यदि ये 25 दिखता है तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया ना. तो हम अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि ये 2 और 5 है, लेकिन हमारा एंड यूजर इसको 25 मानेगा. तो इसीलिए वी डू नॉट हैव एनी फंक्शंस फॉर प्रिंटिंग integers or floats or boolean values. They only can print strings or characters
And if we have some functions, some values which are like 25 or 10.12, which is real number, then we have some set of conversion functions which will convert integer to characters and floats to characters and like that. So the functions available in C language are printf, puts, putch, putc, putchar, fputc, fputs, and fprintf. Some of these are actually functions, and some of these are macros, which we will learn in our later topics. So the most prominent one, most used one in C language is printf. So I have written here printf is available from this, although all of them are available from this. Printf can print a string, that is set of characters, on the output. Means this can only print set of characters on the output. So if somehow we have some particular integers or floats or boolean values, then we need to convert them to set of characters. If we want, we can convert the values of any type to string for outputting using the format specifiers. Here we have format specifiers available for conversion from integer to set of characters, or from floats to set of characters, or we also can print direct strings or characters on the output. So for that we have an example, a few examples here. Like for printf, we have printf to be written like this. We write printf function name, then we write into the brackets a string. String is anything written in double inverted commas. तो पेस लिखा हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, और हमने प्रिंटफ को ये दे दी। प्रिंटफ ने इसको आउटपुट पे प्रिंट करा लेना है। एज यू नो, every C statement or sentence is terminated by semicolon. So there is a semicolon at the end. तो printf एक बना बनाया फंक्शन है जो stdio.h में है, उसके ब्रैकेट में हमको एक स्ट्रिंग देना है, और उस स्ट्रिंग को वो आउटपुट स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देता है। तो printf works with the standard output. But if we have an integer and we want to print that on the output, so we have %d, which is a format specifier, as I said here, available for converting that integer into string first, and then it is getting displayed on the monitor. So I have some elaborated examples available here. You can see like this. If I am having an integer n which is having a value 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, then if somehow we write printf inverted comma n, then certainly as per our example here, we can see that when I have written anything in double inverted comma, it will be printed as it is. So I'll get pace, here I'll get n. तो इसमें हमारा आउटपुट n आ जाएगा. But if we write n here, then it is an error. Why? Because printf requires things to be given in double inverted commas, that is string. If we write 345 directly here, then also it is an error, because this is also an integer value, not a string value. But if we write it in double inverted commas, then it becomes a string. So we will get the output as 345. But in all of these 4 examples, we are not actually getting that output which we wanted, which is stored into some variable n of type integer. So we will write here printf %d and n. Then it will output us 1, 3, 4, 5. How will it be processed? It will be processed from right to left like this. पहले n जो है यहाँ से शुरू करके वो इसकी तरफ बढ़ेगा, फिर ब्रैकेट में एट द एंड वो इंश्योर करेगा कि एक स्ट्रिंग हो, और फिर वो स्ट्रिंग हमको आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। तो जब ये राइट से लेफ्ट प्रोसेस करता है तो ये क्या करेगा, ये n की वैल्यू को इस %d के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो n की वैल्यू इज 1, 3, 4, 5, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू something like this. I'll write here printf
1, 3, 4, 5, and then n will be removed. So now the output is as above. सर n क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि n की वैल्यू को वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर चुका है। अच्छा, तो n की वैल्यू जब यहाँ आ चुकी तो अब n का काम खत्म हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली हमको n नहीं चाहिए था, हमको n की वैल्यू चाहिए थी, और वो वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रिंग में। तो अब n की जरूरत नहीं है, तो n हट गया, और फिर ये मतलब हमको ये सब दिखेगा नहीं, पर ये इंटरनली होगा। हम तो ऐसा ही लिखेंगे और हमको आउटपुट ऐसा मिल जाएगा, पर अब हमको ये समझना भी जरूरी है ना कि ये हो कैसे रहा है। तो ये इस तरह से हो रहा है कि %d की जगह पर उसने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वो वैल्यू अब ये बन गई और हमको करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया। I've taken another example here. Printf n is equal to %d. Now when I write this, again it will be evaluated from right to left. N's value, which is 1345, will be substituted in place of this %d. So the complete string will become like this. Printf n is equal to 1345, and n will be removed. So we will get this output. Right? Similarly, I have given another example. I have taken another variable a having a value 30, and n is already there having value 1345. So I can write two strings like this. I mean, two integers I want to print in one printf. So I can write %d. I want to separate them by comma, or I want to separate them by dash, or even I don't want to separate them, whatever. It will be outputted like this. तो अभी क्या होगा, इसकी जगह पे राइट से लेफ्ट होगा, तो पहला प्रोसेस कैसा होगा, %d कॉमा 1345, और कॉमा a बचेगा, n हट गया। फिर नेक्स्ट स्टेप विल बी 30 कॉमा 1345 and a हट गया, and then we will get the output as this. समझ आया ये? Sir? I'll color it differently so that it will be seen correctly, like this, and in this, and in this. They should be seen like कि ये इसी का पार्ट है, इसका ये पार्ट है, राइट? ये समझ में आया? पहले n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हुई, तो अब a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हुई, तो हमको ये आउटपुट मिला 30, 1345. Similarly, I can write here like this, a, n, a plus n. तो राइट से लेफ्ट पहले सॉल्व होगा, तो इसका यदि मैं सॉल्यूशन लिखूं तो इट विल बी सीन लाइक दिस. सॉरी, printf %d plus %d is equal to %d a comma n comma a plus n. A plus n is 1375. Then next step will be %d plus %d is equal to 1375 a comma n, and then the next step will be %d plus 1345 equal to 1375 and only a. Then printf %d, sorry, it will be 30 plus 1345 is equal to 1375, and this will be then generating the required output. Like this. समझ आया ये वाला? इंटरनली ये स्टेप्स में काम होगा। सर? हाँ सर मतलब ये अगर राइट से लेफ्ट
जाता है, प्रोसेस करता है, तो वो हाँ तो सबसे पहले ए और एन को डायरेक्ट ऐड कर देगा। हाँ, ए और एन को डायरेक्ट ऐड किया उसने तो 13475 बन गया यहाँ पर। ये दोनों सॉल्व हो गए तो यस यहाँ पर 1375 आ गया। अभी ये कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर उसके अगले स्टेप में ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गई इसकी जगह पे, तो अब ये हट गया और ये दोनों बच गए। फिर n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गई तो n हट गया, a बच गया। फिर n a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गई तो ये हो गया, और फिर हमको इससे आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि अब ये एक स्ट्रिंग हो गया पूरा। सर, मतलब इंटरनली वो सबसे पहले ऐड कर देता है ए और एन को, उसके बाद वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है। तुमने अभी इस एग्जाम्पल के लिए एकदम सही कहा, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ पर a प्लस एन लिखूं और यहाँ पर सिर्फ n लिखूं, तो भी ये पहले राइट से लेफ्ट सॉल्व होगा। यस सर, राइट से लेफ्ट। हाँ, तो फिर पहले यहाँ पर यदि अकेला n था तो दिस वैल्यू विल बिकम एन की वैल्यू क्या n है? की वैल्यू, एंड देन फिर एडिशन सॉल्व होगा, फिर a की वैल्यू सॉल्व होगी और देन इट विल बी गिविंग द रिजल्ट। यस अंडरस्टूड? यस। If I want to print a single character, it is an error again. Why? Because it requires a string into the bracket. A string is to be written in double inverted comma, whereas it is in single quotes. So internally, values in single quotes are the ASCII values of the character, which is also an integer. So it is an error. 65 लिखेंगे तो भी error है क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पर उसको string चाहिए। पर यदि अब मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ तो ये सिंगल कोट्स में a है और %d की जगह मैंने %c लिख रखा है, तो %c इज फॉर कैरेक्टर। जैसे %d इंटीजर के लिए था तो %c कैरेक्टर के लिए है। तो नाउ दिस विल बी सब्स्टिट्यूटेड लाइक दिस, printf कैपिटल A एंड वो वाला हट गया, एंड देन विल गेट द आउटपुट, राइट। ये अब स्ट्रिंग हो चुका है तो इसलिए ये आउटपुट में आ जाएगा। सिमिलरली यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो दिस विल आल्सो बी टेकन लाइक दिस, कैपिटल A, देन दिस विल बी रिमूव्ड एंड यू विल गेट द आउटपुट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 65 जो है वो ASCII वैल्यू है किसकी, कैपिटल A की, तो उसने यहाँ 65 की जगह चूंकि %c है तो कैपिटल A रख दिया। पर यदि हम यहाँ %c की जगह %d रखते हैं तो फिर आउटपुट 65 आएगा, क्योंकि अब ये कैपिटल A को उसमें 65 लेके यहाँ %d है इसलिए आउटपुट में 65 देगा, और 65 ही लिखा है तो 65 देगा ही देगा। क्लियर हो गया ये? यस Everyone is understanding this? Yes, sir. Okay, good. Now let's see the other functions. Like we have function puts. Puts is also a function like printf. The difference is that puts will print the string only as it includes s, where s is string. So the statement will be read as, the function will be read as put s, means put string. So it will only take up string. It will not work with the format specifiers. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ ये काम नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ काम करता है। मतलब यदि आपके पास एक इंटीजर है और आप पुटस से प्रिंट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको फिर प्रिंटफ यूज करना होगा, वो कर सकते हो आप। एक और डिफरेंस है कि पुटस जो है ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद कर्सर को अगले लाइन पे ले आता है। मतलब वट एवर स्ट्रिंग इट हैज, it will print it in the current line and will carry the cursor to the next line so that other outputs will be shown below that line. तो ये दो डिफरेंस है इसमें, एक ये सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ काम नहीं करता है, और दूसरा ये आखिरी में एक न्यू लाइन ऐड कर देता है ताकि अगले आउटपुट जो है वो नए लाइन से आए। इसमें हम यदि 345 लिखेंगे तो एरर है, इसमें हम ये लिखेंगे तो भी एरर है,
क्योंकि इसको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह प्रोसेस करना नहीं आता. It inserts a new line at the end of the output string. So this is how the putS is used. Now I have also written the function putch. यदि तुम यहाँ देखो तो तुमको ध्यान में आएगा कि यहाँ पर printf है, putS है, putch है. तो उसका भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है. putch prints the character on the output. We have to give capital A like this, so it will give output A. We can write anything in single quotes. So 9 is also a character now, so that will be printed as character 9 on the output. 65 लिखेंगे तो भी character ही करना है, तो output is capital A, which is displaying because 65 is the ASCII value of capital A. 50 is also the ASCII value of 2. 50 is the ASCII value of 2, so it will output 2. Same is putC. The difference is that putC is a macro which is used by substitution. We will study this macro later on. Here putC will require two things to be given to it. First is where to output, and second is what to output. कैरेक्टर, क्या आउटपुट में डालना है कैरेक्टर, वो यहाँ लिखेंगे, और किस में आउटपुट करना है. अपने पास तीन तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है और नेटवर्क है. तो एसटीडी आउट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर. तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कराएगा कैपिटल ए को, इसमें 9 को, इसमें 65 से कैपिटल ए लेगा क्योंकि ये पुट सी है, और 50 से ये 2 लेगा क्योंकि ये पुट सी है. तो ये जो है पुट सी फंक्शन, सॉरी एस्काई वैल्यू क्या होती है? एस्काई वैल्यू जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये वैल्यूज हैं जो सारे अक्षरों के लिए, कैरेक्टर्स के लिए अमेरिकन नेशंस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1940s में ये बनाया था. पूरी दुनिया में कंप्यूटर में जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो 256 कैरेक्टर, 256 कैरेक्टर्स होते हैं, और वो स्टैंडर्ड है. मतलब वी कैन नॉट क्लेम लाइक कि यार मैं भारत में हूँ, इंडिया में हूँ, तो मैं अपने हिसाब से कैरेक्टर्स करूँगा, जापान वाला जापान के हिसाब से करेगा, या चाइना वाला चाइना के हिसाब से करेगा, या पाकिस्तानी अपना अपना अलग दिमाग लगाएंगे, और अमेरिका वाले तो लगा के ऑलरेडी बैठे हैं. ऐसे में क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर उनके कंप्यूटर से मैच नहीं करेगा, उनका कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से मैच नहीं करेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा. तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड कर दिया, फिक्स कर दिया. तो रिमेम्बरिंग द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स with the help of bits is a very very difficult job. मतलब कैपिटल ए जो है उसका बिट पैटर्न 01000001 है, जो अमेरिका में पहला कंप्यूटर बनाते वक्त इन लोगों ने तैयार किया था, जिसको हम आस्काई कैरेक्टर कहते हैं, आस्काई बाइनरी पैटर्न. तो 01000001 याद रखना मुश्किल है, और 256 अक्षरों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है. इसीलिए अब इस 01000001 को हमने बोला कि ये एक बाइनरी नंबर है, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 01000001 जो बाइनरी है उसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू 65 है. तो हम कहते हैं कि कैपिटल ए इज कैरेक्टर, 65 इज द डेसिमल आस्काई वैल्यू और आस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए. और यदि हम इसका बाइनरी पैटर्न देखना चाहें तो दैट विल बी 01000001, जो हमारे लिए याद रखना मुश्किल है. तो इसीलिए हम आस्काई वैल्यू यूज करें या कैरेक्टर यूज करें, दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं. बस हमको ये ध्यान रखना है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यदि यूज कर रहे हैं तो कौन सा है. यदि हम %d लिखेंगे तो 65 मिलेगा, %c लिखेंगे तो कैरेक्टर मिलेगा, जैसा हमने यहाँ देखा. ये ठीक है ना, जब हमने %c 65 लिखा तो a मिला, लेकिन जब हमने %d a लिखा तो हमको 65 मिल गया, या %d के साथ 65 लिखा तो 65 ही मिला. तो ये %d और %c
पुट ch और पुट c के साथ यूज नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये इसमें हम इस तरह से आउटपुट हमको मिलता है। पुट c के जैसा ही एक फंक्शन और है पुट कैर, वो भी इसी तरह से यूज होता है। वी राइट पुट कैर एंड वी राइट कैरेक्टर। इट इज ऑल्सो अ मैक्रो which we will learn later and is used by substitution। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही आउटपुट करेंगे, कैपिटल A 9 65 50, so we'll get the corresponding output as A9 or A2, whatever we give in the form of single quotes characters, or we write ASCII values for them. We also have f put c, which is actually a function. It is corresponding to this put c, and this is again going to require two things: where to output and what is to be the output, what is to be sent to the output। तो std out में a लिखेंगे तो हमको a मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, a मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। So f put c is same as that put c, and it also works with the two things। We also have f put s, which is also a function that is useful for outputting a string। यहाँ पर हमारे पास c था f put c में, और यहाँ पर f, मतलब you need not read it as f put or f puts, it is f put s। f here is for file। Actually these functions which are starting with f are used for file handling, we will be using them, and this will be generating the output on the particular specified device। तो अभी हमने std out को ही एग्जाम्पल ले लिया ताकि हमको मॉनिटर पे डिस्प्ले होके मिले, और इट इज टू बी करेक्टली रिटन लाइक दिस। मेरे ख्याल से ये ज्यादा करेक्ट आइडिया है, राइट? हाँ, हम लोग उसको रन करके देख लेंगे। तो ये हमारा आउटपुट में वही तब आने वाला है जैसे जैसे हमने पुट टेस्ट में देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास उसमें भी आउटपुट f पुट s से भी आने वाला है। Now we also have at last fprintf function that also requires you to specify the output device। मतलब ये इसमें और printf में अंतर सिर्फ इतना ही है कि printf में हमारा आउटपुट हमेशा मॉनिटर पे जाएगा, जबकि fprintf में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको ये बता सकते हैं कि हमें कहाँ आउटपुट भेजना है। तो हमें अभी स्टैंडर्ड आउटपुट पे भेजना है तो हमने std out लिख दिया, और इसके बाद हम ये सारे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यहाँ लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा में n लिखेंगे तो हमको यहाँ पर n आउटपुट मिलेगा, ऐसा n लिखेंगे तो एरर मिलेगी क्योंकि ये इंटीजर है, यहाँ इसको स्ट्रिंग चाहिए, और ये 345 में भी एरर मिलेगी क्योंकि ये भी इंटीजर है। पर यदि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में 345 लिख दिया है तो इट इज अ स्ट्रिंग नाउ, सो इट विल आउटपुट एज अ स्ट्रिंग। देन वी हैव fprintf std out for substituting n with %d, %d with n's value, so we will get the corresponding output 345 correctly, and similarly we can write it here। We can also have those examples which we have already learned, a equal to 30, so we can write them like this। Only difference is that each one will be having the first argument or first value as std out for outputting। समझ में आ गया है ये सब? Yes, sir. All right, so we will stop here today and then we will continue in the next class। That will be on Tuesday, in which we will learn the inputs। अभी तुमको मेरे से कुछ पूछना है तो तुम पूछो। सर हाँ सर, स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? आउटपुट तो हमेशा हमें उसमें ही मिलता है ना। हाँ, आगे चल के हम उसमें फाइल्स जब यूज करेंगे तो वहां पर हम फाइल्स के जो पॉइंटर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, और सी में नेटवर्किंग भी होती है तो नेटवर्किंग के भी पॉइंटर्स होते हैं तो उनका भी हम यूज कर सकते हैं। जब हम फाइल का पॉइंटर देंगे तो इन प्लेस ऑफ गेटिंग द डेटा सेंट टू द मॉनिटर, इट विल बी सेंट टू अ फाइल इन हार्ड डिस्क। And similarly, if I'll use a network pointer, then it will go to the network, will be sent to the network। chat वैट जैसे होती है ना, उस Yes. तरह से वो आउटपुट पे जाएगा।
ओके सर, ओके ओके सर। और कुछ आशीष? सर जैसे मॉनिटर पे हम डिस्प्ले कराने को एसटीडी आउट बोलते हैं, तो हाँ। ऐसे नेटवर्क और हार्ड डिस्क डिस्प्ले कराने को क्या बोलेंगे सर? अभी बताया ना, पॉइंटर्स होते हैं, उसके बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। एसटीडी आउट स्टैंडर्ड है, हर कंप्यूटर में मॉनिटर और कीबोर्ड तो होगा ही होगा ना, तो यस इसलिए वो स्टैंडर्ड है, तो इसलिए उनके नाम भी पहले से डिसाइडेड है। यस सर। हम ये वाला एक डायग्राम और रेफर कर सकते हैं, ये वाला, जिसमें मैंने ये लिखा है कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है। यू कैन सी इट हियर, ये कि हमारे जो कंप्यूटर की रैम है उसमें ये एस टी डी इन और एस टी डी आउट नाम की दो मेमोरी लोकेशंस, या हम ऐसा कहें कि दो वेरिएबल्स पहले से बने बनाए होते हैं, कंटेनर्स। जो भी डाटा कीबोर्ड से आता है वो हमेशा पहले एस टी डी इन में जाता है, फिर उससे वो हमारे प्रोग्राम पे आता है। मतलब हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो भी एक प्रोग्राम है, या हम कोई एक वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो एक प्रोग्राम है, अपना कोई सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो वो भी, उसमें वो डेटा हमेशा कहाँ से आएगा, एस टी डी इन से। और वैसे ही जब ये प्रोग्राम डेटा आउटपुट पे भेजेगा तो ये हमेशा किसको भेजेगा, एस टी डी आउट को, जहां से ये मॉनिटर पे ट्रांसफर होगा। यस सर। आ गया समझ? यस सर, आगे। और कुछ? सर ये वाला वर्ड फाइल शेयर कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा आपने करे। ओके श्योर। नेक्स्ट क्लास कब लगेगी इसकी? मंडे को ना? मंडे को अपनी रेगुलर क्लास है और ट्यूसडे को एक्स्ट्रा वाली क्लास होगी। ओके सर। ओके, थैंक यू। और बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए। सॉरी, हाँ थैंक यू, सर थैंक यू वेरी बेस्ट। मच, यस सर। थैंक यू। सर ये एफ से जितने भी फंक्शंस हैं तो वो हाँ, सारे आउटपुट के लिए होते हैं? आउटपुट के लिए नहीं, फाइल के लिए, एफ वाले फाइल के लिए। फाइल के लिए। यस सर। यश कुछ पूछना है? नहीं सर, कोई डाउट लिख लेगा तो पूछ लूंगा। ठीक है, तुमने प्रोग्रामिंग करना शुरू की? नहीं सर, अभी नहीं की, मेरा वो कंप्यूटर खराब हो गया तो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, उसको जल्दी से ठीक करा लो, प्रोग्रामिंग करना शुरू करो, हाँ। है ना? यस। यस ओके, सर। थैंक यू।